दोस्तों, आज की कहानी है सादत हसन मंटो की बुर्के। इस कहानी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जहीर नामक नौजवान अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से इश्क कर बैठता है। उस घर में 3 लड़कियां हैं, तीनों बुर्के का इस्तेमाल करती हैं। जहीर खत किसी और को देता है, हाथ किसी का पकड़ता है और उसी चक्कर में एक दिन उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है और फिर एक दिन उसे एक रुक्का मिलता है। अब ये कहानी बहुत सारे मज़ाक़ खेज सूरत हाल बयान करती है। तो आइए शुरू करते हैं सादत हसन मंटो की अमर कहानी बुर्के। जहीर जब 3rd ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज में खुश खुश वापस आया कि 3rd ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर की तरफ जाने लगा, उसने एक बुर्का पोश लड़की देखी जो टांगे में से उतर रही थी। उसने टांगे में से उतरती हुई हजारां लड़कियां देखी थी, पर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थी, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया और जहीर के साथ वाले मकान में चली गई। जहीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से कैसे गाफिल रहा। असल में जहीर आवारा मनीष नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता दोराने में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं, उसकी हम जमात, मगर जहीर ने कभी उनसे बात नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरता देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताजा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार के मानी उसके जहन में फिसल गए और वो उन हाथों के मुताल्लिक सोचने लगा जिनमें किताबें थी। पतली पतली सफेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने टांगे को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और जहीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी मां से किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी मां के लिए सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है, उसकी मां ने कहा। मुहाजिर हैं हमारी तरह? जहीर ने पूछा। कौन है, क्या करते हैं? मां ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका था, मां थी वो उम्र के हाथों माजूर थी। अब 3 बहनें और 1 भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही मां। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी इसीलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कांधों पर है। जहीर को तीनों बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था
जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन तीनों बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद ना आई। वो उस लड़की के मुताल्लिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उनकी मुठभेड़ न हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो न आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस होने वाला आदमी था। उसने सोचा कि यह सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि यह बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज से वास्ता पड़ता है। जो घबराया वो गया। चुनांचे जहीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था तो उसने अपने आगे एक टांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। उसका कियास बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। टांगा रुका। जहीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थी, दूसरे हाथ से उसने टांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर टांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने टांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूं। टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे। मगर यह सुनकर जहीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ। एक मुक्का टांगे वाले की थोड़ी के नीचे जमा दिया। वो भी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपट्टी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले आइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट उस टांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का टांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने टांगे वाले को खूब पीटा और उसने यह भी देखा कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की से पीछे से उसको देख रही थी। यह देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की थोड़ी पर जमा दिए। इसके बाद जहीर सर से पैर तक उस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तिफसार किया। उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं। बाप इनका मर चुका है, मां जिंदा है। मामूली सी जायदाद है जिसके किराए से इन सब का गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था। चुनांचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक तवील खत लिखा और तय कर लिया कि
वो उसे उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को टांगे में से उतरते देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। इसीलिए नहीं कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसकी साइकिल के पास आकर रुका। उसमें से एक बुर्खापोश लड़की उतरी। उसने टांगे वाले को किराया अदा किया। यह हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था, जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद यह लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने यह समझा कि आधा मैदान मार लिया है। पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया, तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुताल्लिक मैं आपसे क्या कहूं। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझिए। यह रुक्का पढ़कर जहीर की बाछें खिल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड न किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता रहा और उस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन की मुठभेड़ न हुई। उसको बहुत खौफ हो रही थी, इसीलिए कि उसने एक बहुत लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? यह कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा कि वो लड़की जिसने कहा कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रौनक से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह भी अंदाज़े दिलरुबा है। दिन गुजरते गए, मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे। बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज याद आते थे जिसमें लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था, मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का था जिसमें से चंद सतरें मरकूम थीं।
आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी? खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी खनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। जहीर चकरा गया। उसने रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला है? खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़ी गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी मां से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था। थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। जहीर रुक्का हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि यह मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता ही है। वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करती। खत व किताबात के जरिए से ही तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनाचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा कि जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतरकर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतिजाज न किया। एक नजर उसने अपने बुरके की नकाब में से जहीर को देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया था कि वह नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और यह बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनाचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में आमदोरफ्त बिल्कुल न थी। जहीर ने मौका गनीमत जाना, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रूमानी अंदाज से उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। जहीर ने बमुश्किल ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बाइस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि टांगा आया। यास्मीन उस पर बैठी और चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक बुर्का पोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने जहीर की तरफ देखा, उसको हाथ से इशारा किया, मगर जहीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि जहीर ने उसका इशारा नहीं समझा, तो वो उसके करीब होके गुजरी और एक रुक्का गिरा कर चली गई। जहीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया। उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी मां मेरी मां से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन। तो दोस्तों, आज की कहानी सादत हसन मंटो की बुरके कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए। मैं पंकज सिंह चौहान, धन्यवाद।